इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड, जहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 है एक ऐसा बेसिक चैप्टर है जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा बोलते हैं ना, उसको टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप उस चैप्टर को टाइम नहीं दोगे वो चैप्टर आपको प्रॉपरली नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दो तरह के इकोनॉमिक्स है उसके कॉन्सेप्ट जो है वो समझने पड़ेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आपने 11th स्टैंडर्ड में भी इसे किया होगा, बट फिर भी इसे थोड़ा इन डेप्थ यानी कि थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका इंडेक्स है, एंड ये इंडेक्स थोड़ा डिटेल में है और ये साल का पोर्शन भी थोड़ा डिटेल में है, बट इसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमें अगर हम डेडिकेशन से काम करते हैं तो ये पोर्शन भी अपने आप अच्छे से हमें समझ में आ जाए। सो सबसे पहला क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे दो कॉन्सेप्ट है, उसका इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देता हूं। ये ऐसे दो कॉन्सेप्ट है कि समझो माइक्रो और मैक्रो में दो वर्ड्स का बीच का पहले आप डिफरेंस जान लो। माइक्रो, ठीक है, एंड दूसरा है मैक्रो। ओके, माइक्रो एंड मैक्रो। अब माइक्रो का मतलब यहाँ पे क्या है, माइक्रो मीन्स कि आप छोटे पैमाने में, ठीक है, आप छोटे पैमाने में, स्मॉल, छोटे पैमाने में आप स्टडी करते हो। और मैक्रो का मतलब है कि आप बड़े पैमाने में स्टडी करते हो। ठीक है, अब जैसे मैं बताता हूं, अगर समझो, अगर एक आपके पास घर है, ठीक है, अगर आपके पास एक घर है, ठीक है, ये आपके पास अगर एक घर है, उस घर की इकोनॉमी को स्टडी करना, उस घर की इकोनॉमी को स्टडी करना माइक्रो होगा। बट ऐसे अगर आपके पास एक पूरी सोसाइटी है, अगर आपके पास एक पूरी सोसाइटी है, तो उस सोसाइटी के इकोनॉमी को स्टडी करने को आप कहोगे मैक्रो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में क्या होता है कि आप छोटे पैमाने में स्टडी करते हो, मैक्रो में क्या होता है कि आप बड़े पैमाने में स्टडी करते हो। यहाँ पे अगर मैं डिटेल में कहना चाहूँ तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, तो ये एक ट्री है, उस ट्री के अगर मैं स्टडी करूं तो वो माइक्रो कहलाएगा। और अगर ऐसा पूरा फॉरेस्ट आ गया तो वो क्या कहलाएगा, इट विल बी मैक्रो। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये हमें क्यों दिया जा रहा है, बेसिकली 12th स्टैंडर्ड में हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज अगर हम लोग ये मैक्रो और माइक्रो का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जब अपनी डिग्री करोगे या फिर आने वाले 12th स्टैंडर्ड के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें स्टडी करना है। So micro and macroeconomics are two main branches of modern economics. The term micro is derived from the Greek word macros, which means small or millionth part. The term macro is derived from the Greek word macros, okay, which means large. मतलब बेसिकली ये ग्रीक वर्ड जो है आपको याद रखना है, जब भी आप आंसर लिखो तो आपके आंसर में ये ग्रीक वर्ड जो है वो आना चाहिए। आपके आंसर में क्या आना चाहिए, ग्रीक वर्ड है जो आना चाहिए। तो बेसिक, और ये जो कॉलम्स आपको दिए गए हैं ग्रीन और पर्पल में, वो आप अपने सेल्फ नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने अभी ही जस्ट आपको कहा कि क्या रहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। हम लोग अभी जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या थियोरीज आते हैं। ठीक है, थियोरीज क्या क्या आते हैं, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरीज ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। The price of an individual commodity is determined by the market forces of demand and supply. Microeconomics is concerned with the demand analysis, individual consumer behavior and supply analysis. देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्या रहता है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो रहते हैं, माइक्रो, ठीक है, सबसे पहले हम लोग माइक्रो के बारे में बात करते हैं। एक मिनट ना। सो जब भी हम माइक्रो के बारे में बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने को हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू सेट द प्राइस,
इट हेल्प्स टू सेट द प्राइसिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। बताता हूँ क्यों। अगर एक चाय वाला धंधा कर रहा है, तो उसके एक चाय का, अगर एक चाय वाला धंधा कर रहा है, अगर एक चाय वाला है, ओके, इफ दिस इज अ टी सेलर, तो उसके एक टी का रेट कितना होना चाहिए वो कैसे डिसाइड करेगा? हाउ विल ही डिसाइड? सो ही विल हैव अ माइक्रोलॉजिकल अप्रोच। माइक्रोलॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या? स्मॉल थिंग्स। ही विल फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर, he will find the price of tea powder, right? He will find the price of gas. So ऐसा कर करके he will cover each and every small things। और उसके साथ अगर एक बार उसको प्राइस मिल गया, what he will do कि पीने वाले कितने हैं, ठीक है, कि जो मेरा टी है उसको कंज्यूम करने वाले कितने हैं। सो आई नीड टू फाइंड कि हाउ मेनी पीपल आर देयर, वन बाय वन ओनली आई विल काउंट। पहले दिन के धंधे में सबसे पहले तो मेरा पहला काम ये रहेगा कि मैं कम बनाऊं और गिनूं एट एन एवरेज, ऑन एन एवरेज कितने आ रहे हैं। सो देयर इज वेयर योर माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स यू इन द प्रोडक्ट प्राइसिंग। आपका प्रोडक्ट प्राइस तब होगा जब आपको मालूम पड़ेगा कि कितने लोग आ रहे हैं। मैं भी आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि समझो छाता, अगर आप ऑफ सीजन खरीदने जाओगे छाता, एक अम्ब्रेला अगर आप ऑफ सीजन खरीदने जाओगे, तो बेसिकली दैट अम्ब्रेला विल कॉस्ट यू वेरी लेस। बट अगर वही सेम छाता आप मॉनसून में खरीदो, प्राइस बढ़ता है, 25 to 30% प्राइस बढ़ता है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि प्रोडक्ट का प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे हेल्प करता है। आप अगर देखोगे, हम जब स्कूल में थे तो बारिश के बाद सैंडल नहीं, हम ब्राउन शूज बोलते थे, ब्राउन शूज चाहिए। कोई कोई स्कूल में व्हाइट शूज, यानी कि कैनवस ही बोल सकते हो उसको, कैनवस बोल सकते हो आप, वो चाहिए रहते, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तब दुकान वालों को, शू वालों को मालूम रहता है कि अभी स्टूडेंट्स लोग डिमांड करेंगे, स्टूडेंट्स विल डिमांड, ओके, कि अभी व्हाइट शूज, ब्राउन शूज, कैनवस शूज रखना चालू करना चाहिए और सैंडल का स्टॉक नहीं रखना चाहिए। सो दुकान वाले को एक आइडिया मिलती है कि कौन से प्रोडक्ट पे रेट हमें लगाना है, कौन से प्रोडक्ट पे रेट हमें कम रखना है। अंडरस्टूड? उसके बाद थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ओके, देखो कोई भी चीज बनाने के लिए ना मेरे बच्चों, 3 या 4 चीज आपको याद रखना है, लैंड, लेबर, कैपिटल। ये 3 चीजें तो पकड़ के ही चलो। इसमें एक और आता है एंटरप्रेन्योर, बट वो मैं बोलूंगा नहीं, मैं अभी लैंड, लेबर और कैपिटल की बात कर रहा हूं। लैंड जरूरी नहीं है अपनी हो, लैंड का रेट्स, रेंट वगैरह बढ़ता रहता है। लेबर, आपके पास जो वर्कर है उनकी भी सैलरी बढ़ानी पड़ती है। कैपिटल, आपके जेब में जो कैपिटल है, आप किसी से बोरो करते हो पैसा, तो उस पैसे का भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उसको देख के भी, वो सब चीजों को देख के भी आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। बराबर है? आज अगर मैवरिक के पापा का कार का बिजनेस है, उन्हें मालूम है कि पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ गए हैं, तो कस्टमर को जो वो अपने चार्जेस लेते हैं वो बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाए है ना, बढ़ाए है नहीं बढ़ाए? दैट्स अ वैलिड रीजन। बराबर? आज अगर सुमित के पापा जो है वो ड्राइव कर रहे हैं और उनका भी कोई कस्टमर रहेगा, तो अभी वो बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? ही विल नॉट इंक्रीज, बिकॉज वो गैस पे चलती है। गैस पे अगर गाड़ी के रेट्स, मतलब गैस के रेट्स अगर बढ़ गए, फैक्टर ऑफ प्राइसिंग अगर बढ़ गया, सो दैट टाइम ही विल इंक्रीज। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज comparatively Maverick's father has a different set of business where his factor of production is directly the petrol and diesel, but in Sumit's case it's the gas, CNG gas. So that's the difference. समझा? जैसे कि मेरे बिजनेस में भी देख लो, अगर मुझे मालूम है कि मुझे रिंग लाइट वगैरह खरीदनी है, बस क्रिएट हो गया था लॉकडाउन में, सबको यूट्यूबर बनने का था, देखने वालों से ज्यादा बनाने वालों की संख्या बढ़ गई थी, तो वो टाइम रिंग लाइट ये वो सबकी संख्या बढ़ गई थी ना, सबके प्राइसिंग बढ़ गए थे। सो यस, सो द ओरिजिनल, मतलब जो बोलते हैं ना,
जो दुकान वाले रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो मेनली कस्टमर की नीड को देखते हैं, और जैसे किसी चीज की नीड बढ़ गई उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। यू विल गेट टू नो जब हम लॉ ऑफ डिमांड करेंगे, ठीक है। फिर है थियरीज ऑफ वेलफेयर। Theories of welfare basically deals with efficiency in the allocation of resources. Efficiency in the allocation of resources is attained when the results of satisfaction of the people, ठीक है, maximization of the satisfaction of the people. Theories of welfare में बताता हूँ मैं क्या रहता है। एक बिजनेस का काम ये रहता है, एक बिजनेस का काम ये रहता है कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, ठीक है, और उसके साथ प्रॉफिट निकाले। प्रॉफिट भी अच्छा हाई लेवल का आना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हाई लेवल के होनी चाहिए, बट इसमें कॉस्ट जो है वो कम होना चाहिए। तो थियोरी ऑफ वेलफेयर क्या है, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हो तो आप ऐसी थियोरी ऑफ वेलफेयर बनाते हो जो आपको काम की रहती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। समझो दिस इज अ शुगर फैक्ट्री, समझो दिस इज अ शुगर फैक्ट्री, ठीक है, एक शुगर फैक्ट्री है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एक शुगर फैक्ट्री है। अब ये फैक्ट्री यहाँ पर है, और शुगर फैक्ट्री की खासियत रह रहती है कि वो क्लोज डिस्टेंस में रहती है शुगर केन फील्ड्स तक। इसका मेन ये रीजन रहता है कि क्लोज इसीलिए रहता है कि सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन बचता है, शुगर का जो शुगर केन जूस है वो फुलेस्ट में मिलता है, फुलेस्ट यानी कि पूरी तरह से मिलता है, क्योंकि अगर लेट दूर फैक्ट्री रहेगी तो शुगर केन पहुंचते पहुंचते ही जो शुगर का केन का जो जूस है वो कम रहता है। हाँ, मैं जैसे कि हम लोग गांव साइड जाते थे तो मेरे जो परिचित में वो क्या कहते थे कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो केन जूस मिलता है, जहाँ पे एक गन्ना जब डालते हैं नॉर्मल साइज का तो यहाँ 3-4 ग्लास निकलते हैं, वही अगर फ्रेश गन्ने को तोड़ो तो उसके 10 ग्लास निकलते हैं। तो इतना बड़ा फर्क हो जाता है क्योंकि वो सूखता रहता है गन्ना। सो ये एक स्ट्रैटेजी थी शुगर केन फैक्ट्री वालों की या फिर शुगर फैक्ट्री वालों की कि हमारी जो फील्ड्स रहती है, द फील्ड शुड ऑलवेज रिमेन क्लोज टू द फैक्ट्रीज, जिससे ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बचेगा, कस्टमर का अपने को शुगर अच्छे से ज्यादा मिलेगी और कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा और प्रोडक्ट भी क्वालिटी बनेगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि थियोरी ऑफ वेलफेयर, थियोरी ऑफ वेलफेयर का मतलब कि आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, जहाँ पे कॉस्ट कम और आपको रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। कॉस्ट कम रिटर्न ज्यादा, पैसा कम लगाओ और रिटर्न ज्यादा लगाओ, जिसका मतलब ये है कि इसके वजह से आपका एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन हो रहा है, आपका शुगर अच्छी तरह से बन रहा है, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, कस्टमर अच्छी तरह से शुगर परचेज कर रहा है। कंजम्पशन का मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जब अपने आप, जब प्रोडक्शन करने वाला खुश है, खाने वाला खुश है, दोनों सेटिस्फाइड है, कॉस्ट कम हो रहा है, तो अपने आप क्या हो रहा है, अपने आप ओवरऑल एफिशिएंसी हो रही है। जब सब खुश होते तो उसका मतलब क्या है, ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है। सो दिस इज द थियोरी ऑफ वेलफेयर, ओके। अगले लेक्चर में हम लोग फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इसके फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैं एक अलग सा ही वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में ये वीडियो में कंबाइन नहीं करूंगा, क्योंकि फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक ऐसे डिटेल में हमें जाना पड़ता है और वो डिटेलिंग हमें पढ़नी पड़ती है, तो वो लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो अभी के लिए हम लोगों ने इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और साथ ही में हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थियरीज भी पढ़े हैं। ये लेक्चर आप लोग वापिस से देखिए और आपके डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछिए। टिल देन बाय बाय, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय।